सुप्रभात प्यारे बच्चों। सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं निश्चित समाकलन। कल हमने निश्चित समाकलन के प्रथम सिद्धांत से समाकलन किया था। आपने वो पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं निश्चित समाकलन। सर निश्चित समाकलन क्या होता है, कल भी बताया था, आज फिर बताता हूँ। अनिश्चित समाकलन जब आपने पढ़ा था तो अनिश्चित समाकलन का कोई अद्वितीय मान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे प्लस c प्राप्त होता है हमें, और उस c का मान हम कुछ भी रख के उनके अलग अलग मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन निश्चित समाकलन का मान अद्वितीय होता है, यानी इसका कोई जिस फलन का वो निश्चित समाकलन ज्ञात किया उसका मान अद्वितीय होता है, यानी उसका कोई दूसरा नहीं होता। तो देखो ये अनिश्चित समाकलन को जब कोई निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b, यानी कोई निश्चित समाकलन निम्न सीमा a से निम्न उच्च सीमा b में प्राप्त करना हो तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी समाकलन a से b तक fx का dx। इस a को समाकलन की निम्न सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सीमा या लोअर लिमिट। क्या बोलते हो? लोअर लिमिट। और ये जो b है इसको कहते हैं उच्च सीमा या अपर लिमिट। ठीक है, ये a से, यानी कोई समाकलन a से b के बीच, यानी कोई सीमा में बांध दिया, निम्न सीमा a हो, उच्च सीमा b हो, उसका fx का x के सापेक्ष जो समाकलन प्राप्त करेंगे वो इसका क्या होगा? निश्चित समाकलन। तो देखो मैं मान लेता हूँ इस fx का समाकलन, जैसे अपन ने पिछली क्लासों में किया था, fx का समाकलन आपको आता ही होगा। fx का समाकलन मैं मान लिया, मान लो कैपिटल fx प्लस c होता है, ठीक बात है। लेकिन जो मैंने ये माना इसका कोई समाकलन मान लिया कैपिटल fx, तो वो कैपिटल fx ये लिखा हुआ, ये समाकलन कहाँ से कहाँ तक? a से b तक, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। तो इसका जो मान ज्ञात करते हैं, ये समाकलन इसका समाकलन ज्ञात हो गया, और उसका अब मान ज्ञात करना, यानी अपर लिमिट, उसका उस फलन का मान अपर लिमिट पर, यानी इस समाकलन का मान b पर, और इसी समाकलन का मान a पर। दो b वाले मतलब अपर लिमिट से जो मान प्राप्त किया उसमें से लोअर लिमिट वाला घटा दें, तो जो मान प्राप्त होता है वो एक निश्चित वैल्यू होती है, और जो भी मान हमें प्राप्त होगा वो मान इस फलन का क्या कहलाता है? निश्चित समाकलन कहलाता है। तो चलो देखो, आपको मैं एक उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो मेरे पास एक समाकलन है 1 से 3 तक x क्यूब का dx। बोलो एक्स क्यूब का क्या है? समाकलन है। अगर सर हमारे पास ये सीमा नहीं होती, यानी ये लिमिट्स नहीं दी होती, तो हम इसका समाकलन कर देते। बिल्कुल सही बात है। अब आपको सिर्फ वही काम करना है, तो सबसे पहले इसका समाकलन ज्ञात करो। बताओ इसका समाकलन क्या होगा? x की पावर n से ज्ञात करेंगे। x की पावर n का समाकलन क्या होता है? बोलो x की पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1, है ना। तो बोलो इसका समाकलन क्या प्राप्त हुआ? x की पावर 3 प्लस 1 बट्टा 3 प्लस 1। अब वो सीमाएं रख दो जिस सीमाओं में आपने किया। बोलो कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 3 तक। यहाँ लोअर लिमिट कितनी है? 1, अपर लिमिट कितनी है? 3। अब ये जो फलन है ये प्राप्त इसका क्या कहलाएगा? अवकलन। तो बोलो सॉरी समाकलन, ये इसका क्या कहलाएगा? समाकलन क्या प्राप्त हुआ? x की पावर 4 बट्टा 4, और कहाँ से कहाँ तक? 1 से 3 तक। अब इस ये जो फलन है इसका मान अपर लिमिट पर माइनस इसी फलन का मान लोअर लिमिट पर, और जो अब जो प्राप्त मान होगा वो इसका क्या कहलाएगा? समाकलन। तो बोलो ज्ञात करो किसका? इस फलन का अपर लिमिट पे मान, यानी x की जगह क्या रख दो? 3 की घात 4 बट्टा 4 माइनस x की जगह अब लोअर लिमिट कितना है? 1, तो बोलो 1 की घात 4 बट्टा 4। अब आगे हल कर दो। बोलो 3 की घात 4 कितना होता है? 81 बट्टा 4 माइनस 1 की घात 4 1 बट्टा 4, लघुत्तम कितना आया? 4। तो बोलो
ये 81 माइनस 1 कितना आया 80/4। 80 में 4 का भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 20। ये जो प्राप्त मान है वो इस फलन का समाकलन होता है। बताओ ये क्या निश्चित मान प्राप्त हुआ, अपने को कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हुई? बिल्कुल सर, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन बड़ा आसान है। सबसे पहले जैसे अपन ने पीछे समाकलन किया उस तरीके से फलन का समाकलन कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या, पहले अपर लिमिट का मान रख देंगे, अपर लिमिट का मान रख देंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट का मान रख देंगे, और जो मान प्राप्त होगा वो उसका क्या कहलाएगा समाकलन। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, यानी आप आराम से समझ पा रहे होंगे। अभी एक उदाहरण लेके और समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो एक उदाहरण है, कोई समाकलन है 0 से π/2 तक, किसका cos x का dx। तो वही बात पहले क्या करो, समाकलन किसका cos x का समाकलन क्या होता है sin x। बिल्कुल सर होता है। लिमिट रख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाया लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। जब तक आप लिमिट रख नहीं दो फलन में तब तक आपको लिमिट को साथ में रखना है। तो बोलो अब आप सर लिमिट रख दो, पहले कौन सी रखोगे अपर लिमिट यानी उच्च सीमा। तो रखो उच्च सीमा कितनी sin π/2 माइनस, फिर क्या निम्न सीमा साइन x की जगह रखनी है 0। तो बोलो sin π/2 यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 माइनस कोस साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो ये मान कितना प्राप्त हुआ 1। ये जो प्राप्त मान इसका क्या कहलाता है निश्चित समाकलन, या इसका समाकलन कहलाता है। तो अब अनेकों विधियों से अपने को समाकलन करने आते हैं, वैसे वैसे समाकलन करेंगे। लेकिन एक विशेष बात, अगर आप समाकलन प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हो तो यानी जिस चर राशि का अगर आप प्रतिस्थापन करते हो तो वहां पे आपको उन सीमाओं का भी प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। वो कैसे होता है सर, देखो यहाँ पे देखो, ये मान लिया मैंने, आप इस विधि को प्रतिस्थापन से किया, माना 2x + 1 = t, ठीक बात है। तो यहाँ से क्या है 2dx = dt। तो यहाँ से dx का मान क्या आया dt/2। अब आप dx की जगह तो क्या लिख दोगे dt/2, और 2x + 1 की जगह रख दोगे t। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, ये केवल आपने चर राशि का प्रतिस्थापन किया है। अब आपको सीमाओं का भी प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। सर वो कैसे होगा, अब देखो ये बात, जब x = 1, क्यों भी, जब x = 1 है यानी ये सीमा का मान कितना है 1, तो वो 1 या इसमें रख दो, क्या माना आपने t = 2x + 1 को माना है, तो इसके x का मान 1 रख दो, 2 × 1 + 1 यानी 2 + 1 = 3। तो यहाँ से t का मान कितना आ गया 3। तो यानी इस सीमा की जगह आप कितना मान रखोगे 3। उसी प्रकार अब बताओ x का मान कितना है 3। तो बोलो जब x = 3 तो t का मान ज्ञात करो। बोलो t फलन क्या है 2x + 1। तो बोलो 2 × 3 + 1, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये कितना आ गया 7। यानी जब x का मान कितना हो 1 तब t का मान 3, जब x का मान 3 तो t का मान 7। तो यानी यहाँ अगर किसी चर राशि को प्रतिस्थापन करोगे तो उसके साथ साथ आपको सीमाओं को भी परिवर्तन करना होगा। तो बताओ अब देखो फलन कैसे बन गया, यानी अब लोअर लिमिट कितनी 3, अपर लिमिट कितनी 7, और यहाँ आप क्या लिख सकते हो t। तो बोलो t⁻3 इंटू dx की जगह क्या है dt/2। तो ये आ गया dt/2। अब इसका समाकलन कर दो, तो देखो कैसे हुआ समाकलन। 1/2 बाहर कॉमन ले लो, इसका t⁻3 का समाकलन क्या होगा t⁻4/4, और सीमा कहाँ से कहाँ तक है 3 से 7 तक। अब यहाँ इसमें मान रख दो और उसका मान प्राप्त कर लो। बोलो पहले अपर लिमिट यानी 7⁴/4 माइनस 3⁴/4, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो 7⁴ का मान रख दो, 7⁴ का मान जो भी प्राप्त हो वैसे। अब देखो
इसका मान ज्ञात किया, 7 की घात 4 का मान कितना आया, 7 को 4 बार गुना किया तो मान आया 2401। देखो यहाँ पे मैंने गुना कर रखा है, बट्टा 4, 1/2 बाहर है, यहाँ -81/4। ठीक है, अब लघुत्तम ले लो 4 लघुत्तम लेके मान ज्ञात किया तो ये आया 2320 बट्टा ये लघुत्तम कितना 4, 4 दूनी 8। अब इसका भाग दे दो, 2320 में 8 का भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 290। तो ये हो गया आपका आंसर। यानी मेरा कहने का मतलब था, जब अगर किसी चर राशि का प्रतिस्थापन करो तो उसके साथ सीमा को बदलना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हुआ सीमा का प्रतिस्थापन। विद्यार्थियों अब शुरू करते हैं प्रश्नमाला 10.2, है ना। जो प्रश्न मैंने पहले करवाया वो 10.2 का ही था, प्रश्न नंबर 1। चलो अब बताता हूँ आपको प्रश्नमाला 10.2 का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है, sin x बटा 1 प्लस cos x स्क्वायर का dx। इसका समाकलन अब मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको आना चाहिए कैसे होगा। मैं केवल यहाँ पे अगर कोई प्रतिस्थापन लगाऊंगा तो सीमा का प्रतिस्थापन करना, या फिर लास्ट में एफ बी माइनस एफ ए ज्ञात करना, यानी उच्च सीमा पर फलन का मान माइनस निम्न सीमा पे फलन का मान। तो बोलो अब यहाँ पे आप प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो बोलो किसको मानो, माना cos x को आप क्या मान लो, cos x बराबर t। तो बोलो माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, क्योंकि आपने समाकलन कर लिया तो अब ये इतना काम आपको आना चाहिए। तो बोलो साइन एक्स dx अपने पास है बराबर क्या हो गया, माइनस dt, है ना। अब ये तो हुआ सर यहाँ इस चर राशि का प्रतिस्थापन, लेकिन अगर चर राशि का प्रतिस्थापन किया है तो सीमाओं को भी बदलना पड़ेगा। अब देखो जब बोलो x बराबर कितना 0, तो यहाँ से t का मान ज्ञात करो, t बराबर cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो t का मान कितना आ गया 1, है ना। ये तो हुआ 0 पर। अब किस पे ज्ञात करना है, π/2 पर। जब x बराबर π/2, तो बोलो x बराबर π/2 रख दो तो t बराबर क्या आ गया, cos π/2। cos π/2 का मान कितना होता है 0, है ना। तो ये तो जब 0 हो x का मान तो बोलो t का मान 1, जब 0 π/2 हो t का मान तो बोलो x का मान π/2 हो तो t का मान कितना प्राप्त हुआ 0। तो बोलो अब लिख दो समाकलन में, प्रतिस्थापन कर दो, बोलो माइनस dt बट्टा 1 प्लस कोस स्क्वायर, x की जगह 1 प्लस कोस की जगह हमने क्या माना t स्क्वायर। ठीक है, इसका dt। अब इसकी सीमाएं आपको लिखनी है, बोलो सीमाएं, लोअर सीमा कितनी हो जाएगी 1, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 0, यानी 1 से 0 तक। अब इसका समाकलन क्या होगा, माइनस बोलो 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स, बिल्कुल tan इनवर्स t। अब सीमाएं लिख दो, बोलो जब तक आप इसको सीमाओं का मान नहीं रखो, सीमाएं साथ रखनी है। बोलो लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 0। अब रख दो, ठीक है, पहले अपर लिमिट रखनी है तो बोलो ये आ गया माइनस tan इनवर्स 0 माइनस, ये माइनस किसकी वजह से, सूत्र की वजह से, ये माइनस मैंने इसको बाहर रख लिया, माइनस ये जब होता है ना एफ बी माइनस एफ ए, है ना वो बात। तो बोलो एफ बी तो रख दिया, एफ ए रखो, तो बोलो क्या आया tan इनवर्स 1। ठीक है, अब लिमिट का मान रखते ही लिमिट हटा दो, बोलो ये तो हुआ माइनस tan इनवर्स 0। tan में 0 किसका मान होता है 0 का, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना है, यानी 45 डिग्री, π/4। तो बोलो माइनस π/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर आ गया π/4। ये हुआ इसका समाकलन। बताओ निश्चित मान प्राप्त हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 3, प्रश्नमाला 10.2। बोलो इस समाकलन को कैसे करोगे, सर साफ साफ दिख रहा, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन किसको करोगे, तो बोलो मानो किसकी जगह, log x की जगह, तो log x बराबर t, तो 1/x dx बराबर
डी टी। है क्या सर? बिल्कुल है, 1/x dx बराबर क्या लिख देंगे? डी टी। लेकिन अगर आप चर राशि का प्रतिस्थापन कर रहा हो तो आपको क्या बदलनी पड़ेंगी? सीमाएं बदलनी पड़ेंगी। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो सीमा बदलना ही है। तो बोलो जब x बराबर कितना? 1, ये रहा, है ना। तो बोलो t बराबर क्या है? log x, है कि नहीं? तो बोलो t का x का मान कितना है? 1, तो log 1, और log 1 का मान कितना होता है? 0। तो अब रखो क्या, ये तो हो गया जब 1 हो तो लिमिट का मान कितना हो जाएगा? 0। अब लिखो 3, ये समझो। जब x बराबर कितना? 3, तो x बराबर 3 रख दो, तो t बराबर कितना आ जाएगा? log 3। ठीक है, ये तो हो गई निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा कितनी हो गई? log 3। अब ये समाकलन किस प्रकार से बदल गया? देखो पहले सीमाएं बदलो, कितनी? लोअर 0 से लेके log 3 तक। ठीक है, ये रहा कोस, इसकी जगह t, इसकी जगह dt। बताओ पूरा फलन बदल गया। ठीक है, सीमाएं भी बदल गई। अब आगे इसका समाकलन कर दो। बोलो कोस t का समाकलन क्या होगा? साइन t। बिल्कुल सर। सीमाएं कहाँ से कहाँ तक? लिमिट्स बोलो 0 से लेके log 3 तक। ठीक है, अब सीमाओं का मान रख दो। पहले अपर सीमा माइनस लोअर सीमा। तो बोलो अपर वाले लिखो क्या है? साइन log 3। ठीक है, माइनस साइन 0। साइन 0 का मान कितना आता है? 0। तो उत्तर आ गया साइन log 3। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, इस प्रकार आप सीमाओं के मान रख देना। ये प्राप्त मान क्या हो जाएगा? इस फलन का समाकलन। अब देखो प्रश्न नंबर 4। आप समाकलन कैसे करोगे? प्रतिस्थापन विधि से। वो सब समाकलन अब आपको अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि समाकलन पढ़ते हुए अपने को लगभग 15 दिन हो गए। तो समाकलन अच्छे से बोलो किसको मानोगे? सब मानना √x बराबर t। बिल्कुल सही बात है, 1/2 √x। इसका अवकलन ये होता है, dx बराबर क्या हो गया? dt। तो 1/√x dx बराबर क्या हो गया? 2 dt। बिल्कुल ठीक बात। अब आपको क्या बदलनी पड़ेगी सर? सीमाएं बदलनी पड़ेगी। तो बोलो लिखो जब x बराबर कितना? 0, तो t बराबर क्या? √x। ये देखो t का मान कितना है? √x। तो बोलो अब रूट की जगह क्या लिख, x की जगह लिख दो 0, तो t बराबर √0, और 0 का अंडर रूट कितना होता है? 0। तो t का मान कितना आ गया? 0। अब बोलो जब x बराबर कितना? 1, तो 1, तो t बराबर क्या होता है? √x है, तो x का मान 1 रख दो, तो t बराबर 1 आ गया t का मान। अब ये सीमाएं और ये फलन में रख दो। तो बोलो फलन क्या बन गया? यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0 से, सॉरी गलत बात, यहाँ देखो निम्न सीमा 0 से लेके 1 तक, है ना। किसका समाकलन? e की पावर x की जगह क्या रखोगे? √x की जगह t, dx की जगह क्या रखोगे? 1 dx/√x की जगह 2 dt। तो 2 कांस्टेंट dt। तो बोलो 2 तो बाहर ले लिया, कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हो। e की पावर t का समाकलन क्या होता है? e की पावर t। सीमाएं रखो 0 से लेके 1 तक। बोलो 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बोलो अपर लिमिट वाले लिखो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। अब किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है? 1। तो आंसर आ गया 2 गुना e - 1। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 5। समाकलन आपको आना चाहिए, कैसे करोगे? देखो मेरे तो दिमाग में आ रही है बात, ये 0 से π/2। इसको मैं सर इसको sin 2a के हिसाब से तोड़ सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sin² x/2 प्लस cos² x/2। ऐसा प्रश्न अपन ने किया है, +2 sin x/2 इंटू cos x/2 का ये क्या है? √। अब बोलो ये क्या बन गया? इस प्लस इसका होल स्क्वायर। तो बना दो इसको। तो बोलो 0 से π/2 sin² x/2, सॉरी sin x/2 प्लस
cos x बाई 2 का होल स्क्वायर का dx होल स्क्वायर और अंडर रूट है तो दोनों हट गए, तो ये बन गया फलन 0 से पाई बाई 2 साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का dx। अब आप इसको अलग अलग समाकलन कर सकते हो, तो बोलो 0 से पाई बाई 2 किसका साइन x बाई 2 का dx प्लस 0 से पाई बाई 2 किसका cos x बाई 2 का dx। समाकलन करो, बोलो समाकलन। साइन x का क्या समाकलन होता है माइनस cos x, लेकिन यहाँ पे जो पूर्णांक में होता है वो भाग में जाता है, तो ये तो हो गया साइन x का समाकलन क्या गया cos माइनस cos x बाई 2, ठीक है। बट्टा में क्या जाएगा 1/2, ठीक है। समाकलन में आपको आने लग गया तो आराम से कर सकते हो, तो इसका समाकलन हो गया -2 cos x बाई 2 प्लस ये लिमिट लिखो 0 से पाई बाई 2, ठीक है। इसका समाकलन cos x बाई 2 का समाकलन क्या होगा 2 साइन x बाई 2। समाकलन में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर अभी भी है तो आप ये नहीं कर पाओगे। अब आप लिमिट रख दो, बोलो पहले क्या होगा अपर लिमिट रखेंगे, तो बोलो ये तो माइनस तो बाहर रह गया, उधर वाले के में रख रहा हूँ मैं, देखो क्या -2 ये तो बाहर रह गया। अपर लिमिट पाई बाई 2, तो कोस x की जगह पाई बाई 2 लिखो, क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस कोस 0, बीच में निशान प्लस का, दूसरी बोलो 2 बाहर है, साइन x की जगह रखा तो बोलो पाई बाई 4 माइनस साइन 0, ठीक है। अब देखो अभी हल किया क्या आया -2 तो बाहर, अंदर कोस पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1/√2, ठीक है, -1, ठीक, प्लस 2 इसका बताओ साइन पाई बाई 4 का, इसका भी यही होता है 1/√2 माइनस साइन 0 का मान 0, ठीक बात। अब ये देखो ये तो -2/√2 माइनस 1 प्लस 2/√2, 2/2 से ये कट गया, उत्तर आ गया -1, तो ये प्राप्त हो गया इसका समाकलन। देखो कितनी बड़ी गलती कर दी कैलकुलेशन में, ये -2 है, इससे गुणा कर दिया तो ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस, 2 से गुणा किया तो ये 2, ये कट गया, तो आंसर कितना आएगा बच्चों 2, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन में गलतियां है तो उनको सुधार करो आप। तो देखो आप प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है, ये 6 का है, 7 का, 8 का प्रतिस्थापन से आसानी से हो जाएंगे। अब ये बात रही प्रतिस्थापन जैसे भी आप करो, इसको y प्लस सी को क्या मान लो t, ऐसे हो जाएगा, तो बोलो y की जगह हम क्या लिखेंगे, तो वो t माइनस सी हो जाएगा, भाई y का मान रखना होगा वहाँ पे, ये हो जाएगा आराम से। बोलो कैसे करोगे, माना y प्लस सी बराबर t, तो बोलो y बराबर t माइनस सी, तो dy बराबर बोलो dt, हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलो ये हो गया। देखो तो फलन बदल गया, सॉरी लिमिट आप खुद बदलोगे, मैं नहीं बता रहा, लिमिट हो जाएगा c से 2c, आप निकालना कैसे होगा, तो देखो क्या होगा, यहाँ हो गया t माइनस सी बट्टा √t का dt। अब इसका आप समाकलन कर लेना जो भी प्राप्त हो। इसी प्रकार 7 का प्रश्न भी आपको करना है, क्या मान लो tan इनवर्स x dx बराबर, tan इनवर्स x बराबर क्या मान लो t, ये रहा नीचे इसका अवकलन है तो हो जाएगा। अब सर लिमिट को हम कैसे प्रतिस्थापन करें, लिमिट बता देता हूँ। जब अपन ने क्या माना t बराबर क्या tan इनवर्स x, अब देखो जब 0 x बराबर क्या हो 0, तो t का मान निकालो tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 यानी tan में 0 किसका मान होता है 0 का, तो t बराबर कितना आ गया 0। अब बोलो जब अनंत है ना, x बराबर कितना अनंत, x बराबर अनंत हो तो देख लो यहाँ पे क्या आएगा, तो t का मान क्या आएगा, t बराबर tan इनवर्स अनंत, यानी tan में इनफाइनाइट किसका मान होता है, यानी tan में अनंत किसका मान 90 डिग्री का, तो t बराबर क्या हो गया π/2, तो सीमा क्या होगी 0 से π/2, बाद में इसको आप कर भी
सकते हो। ठीक है, ये प्रश्न पीछे करवाया ही है। तो इस प्रकार आज आप करोगे निश्चित समाकलन प्रश्नमाला 10.2। जितने प्रश्न हो आपसे करने हैं, कितने हो गए मुझे बताना, ताकि उसके बाद आगे के प्रश्न मैं करवा सकूं। ठीक है, तो आज करोगे आप 10.2। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।